नमस्कार भाइयों। आज हमारा केमिस्ट्री के टॉपिक में, जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, अधातुएं और अधात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग, नॉन मेटलिक मेटल्स एंड नॉन मेटलिक्स कंपाउंड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हास्य गैस क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है तो नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड भी इसमें नहीं होता, ये भी नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक भी नहीं होगा, तो ये डी इज द राइट आंसर होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O रंगहीन मीठी गंध की गैस होती है या स्वाद में मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए हास्य गैस या लाफिंग गैस इसको कहते हैं। इससे अधिक सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है, मतलब बेहोशी भी हो जाएगी आपको। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यही वायु प्रदूषक नहीं। बाकी कड़की पदार्थ जो होते हैं वो भी होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी होता है, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 भी होता है, ठीक है। ये सब जो है, यहाँ पर देखिए, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें का मिश्रण है, जिसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन जीने के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन, पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ऑक्सीजन वायु प्रदूषक गैस नहीं है, अपितु वायु का संगठक गैस है। और वायु प्रदूषक गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कणकीय पदार्थ इत्यादि आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं, रासायनिक रूप से हैं, क्या है वो? तो यहाँ पर होगा सोडियम सिलिकेट, ये भी नहीं है। सोडियम सिलिकेट जो होता है वो सिलिका का बना होता है, तो भी नहीं होगा। जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये हो सकता है, ठीक है, SiO2 यही हो सकता है। और जर्मेनियम ऑक्साइड भी नहीं होगा, ठीक है। यूपीपीसीएस लोअर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं, रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो H2O ना 2:1 का अनुपात होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, ऑक्सीजन का जो होता है वो O8 16 होता है, ठीक है, O8 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो है ऑक्सीजन के भार का अनुपात निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का 1H1 होता है, ऊपर वाला देखिए, और ऑक्सीजन का होता है O8 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1:16 होगा, ठीक है। इसको आप रासायनिक सूत्र याद कर लिए, जरूरत पड़ती है वहां पे, ठीक है। तो अब इसको इन्होंने परमाणु भार के हिसाब से बताया है कि 1:2 और 16:1 में, यानी कि 2:16 1:8 के बारे में बताया गया है। O8 16 होता है, तो ये H2O है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 16 है ही हैं, तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, या ये हो जाएगा 1:8। समझा कैसे होगा? अरे 1H1 होता है, अब यहाँ पे 2 है, वो H2O है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 16 वाला है, तो उसका कंपेरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:16 नहीं होगा? नहीं समझ में होगा बताइएगा कमेंट में, बहुत कठिन नहीं है सर, ठीक है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम खारा जल कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। साबुन के साथ झाग नहीं बनता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की अधिकता के कारण कठोर या जल में झाग नहीं पड़ता है, मतलब जल की कठोरता ज्यादा हो जाती है। मृदु जल जो होता है उसमें कठोरता कम होती है, उसमें झाग ज्यादा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यकता होती है, जो जलने के लिए आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर कहीं पर भी लगा रहेगा तभी ही जलने नहीं तो नहीं जलेगा। हाइड्रोजन तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या हो जल रहा है। मीथेन भी उसके कोई मतलब नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, आपको पता होगा कि जब बंद कमरे में आग मीठी जला देता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन अपने पूरे ब्रह्मांड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैसें होती हैं। मीथेन जो होता है आपका, ये धान के खेतों वगैरह में पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होती है। ऑक्सीजन आवर्त सारणी का 8वां तत्व होता है। यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है तथा दहन के लिए आवश्यक है। और यह गैस स्वयं नहीं जलती है, परंतु जलने के लिए सहायक देती है। मतलब ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है, लेकिन इसके जलने के लिए
सहायक होती है। आपको देख पता होगा कि जब आप सोडियम के कण जो है उसमें डालते हैं पानी में, तो देखते हैं क्या जलता नहीं है। जब सोडियम पानी की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो वहाँ जलने लगता है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर होंगे क्रिस्टले ने। ठीक है, ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इसकी खोज के अध्ययन में जे क्रिस्टल तथा डब्ल्यू शीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में ऑक्सीजन तत्व को सन 1772 में कार्ल शीले नामक के पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया गया है। फिर यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? हाइड्रोजन का, हीलियम का, नियॉन का, भैया नाइट्रोजन का है ना, N2O है ना, सॉरी ये बन रहा है, ये N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को कह सकते हैं। तो लाफिंग गैस ये NO2 होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, N2 होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ठीक से जानते रहिएगा इसको। तो लाफिंग गैस के लिए नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र N2O है, और जो प्रयोगशाला और दंत चिकित्सक के एंथेसिया के प्रभाव के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके तैयार किया जाता है? हाइबर विधि से अमोनिया बनाने का सूत्र होता है तो अमोनिया सही है। तो N2+3H2, N2 को 3 हाइड्रोजन से जब क्रिया कराते हैं तो फिर की उपस्थिति में तो 2NH3 अमोनिया बनता है। ठीक है, ये होता है आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन एक उपस्थिति से जो है ये अब क्रिया की गति को तेज कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो यहाँ पर होगा चूना पत्थर, ये तो ऊपर होता है, समुद्र जल से कोई मतलब नहीं है। बलुआ पत्थर, ये भी ऊपर होता है। कोबाल्ट, ये भी जो होता है कोबाल्ट की जैसे कोबाल्ट जो होता है ऊपर होता है। साइनो कोबालामिन। ब्रोमीन जो होता है ये समुद्र के जल से निकाला जाता है। Br2 ब्रोमीन को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है या समुद्र के साथ मुख्यतः MgBr2 के रूप में मिलती है, तो मैग्नीशियम ब्रोमेट के रूप में मिलती है। ठीक है, तो जल समुद्र के जल से कौन निकाला जाता है? ब्रोमीन निकाला जाता है। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 के में पूछा गया है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन के रूप में किया जाता है? तो क्लोरीन सही है। ब्रोमीन आपका समुद्र के जल के नीचे से MgBr2 के रूप में मिलता है। क्लोरीन आपका जो होता है फ्लोरीन है, वो हाइड्रोजन है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और निकिल नियॉन 10, सोडियम 11, एल्युमिनियम 12, ऐसे है ना। मैं तो 30 तक याद था हमको, अभी भी याद है, दिमाग जोर लगाएंगे तो कलम कागज लेके बैठेंगे तो लिख डालेंगे। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन के रूप में किया जाता है या वायु की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक। क्लोरीन का उपयोग पानी के पीने के कीटाणु शोधक के रूप में किया जाता है या वायु की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, HCl का निर्माण करता है। ठीक है, और यही HCl जो है पेट में हमारे पाया जाता है, और इसे लंबे समय तक संपर्क में रहने के लिए घाव, खांसी और आंखों की त्वचा जलन के लिए इसका जो होता है वो बंद किया जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो ये सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है, घाव, खांसी और त्वचा में जलन होती है और इसे सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो ब्रोमीन पाई जाती है। ठीक है, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु, ये अधातु है ना कि धातु, आप इसको जान लीजिए। ब्रोमीन एक अधातु है जबकि पारा एक द्रव धातु है। कमरे के ताप पर कौन सा धातु जो है वो पाया जाता है तरल रूप में? तो वो है पारा, और अधातु है तो ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन बाकी आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और जल को साफ करता है पानी के साथ क्रिया करके, आपको पता होगा। हीलियम आपका जो होता है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। सूर्य में जो अधिक मात्रा में जो नाभिक संलयन की प्रक्रिया हो रही है हीलियम के कारण ही हो रही है। ठीक है, और फास्फोरस आपको पता होगा कि प्रकृति में पाया जाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ब्रोमीन Br2 कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाने वाली अधातु है। इसकी खोज 1825 में बिलियार्ड ने की थी। यह लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है जो लाल रंग की वाष्प देता है, जिससे अत्यधिक उत्तेजना और तीक्ष्ण दुर्गंध होती है, और ऐसी गंध के कारण ही इसमें का नाम ब्रोमीन रखा गया है। प्रकृति में ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि वह NaBr सोडियम ब्रोमेट और ये होगा पोटेशियम
ब्रोमेट और मैग्नीशियम ब्रोमेट के रूप में पाया जाता है अस्थायी अवस्था में, ये जल में पाया जाता है। Mg ब्रोमेट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व किसका होता है? फ्लोरीन का। सही बात है, फ्लोरीन का ही होगा। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन ये O8 16 ये नेगेटिव चार्ज इसका भी होता है 2। ठीक है, और सोडियम का होता है Na+ होता है। ब्रोमीन का Br2- चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ये Br2 होता है। ठीक है, तो ये कौन सा सही होगा? फ्लोरीन सही होगा। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 4.0 है। प्याज कंद की विशेष महक किसके कारण होती है? सल्फर कहाँ होगा भैया? ये सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। सल्फर लहसुन और प्याज में पाया जाता है। ठीक है, लहसुन और प्याज में विशेष महक के कारण सल्फर यौगिक उपस्थिति होते हैं और इसका महत्वपूर्ण यौगिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और रासायनिक रसायनों का सम्राट होता है कशिश या तेल भी से कहते हैं। आप सल्फ्यूरिक अम्ल को थोड़ा सा चीनी में डालेंगे तो पूरा का पूरा जो है उसका जल सूख जाएगा। अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक निर्जलीकरण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस चूना पानी को दूधीय बनाती है? ठीक है, तो इसका होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस चूना पानी को दूधीय बना कर देती है। जब CO2 को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है, मतलब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो पहले अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट COC3 बनता है। ठीक है, उसके बाद अवक्षेप बन जाता है जो कि CO2 गैस के अधिक विलेय कैल्शियम कार्बोनेट को परिवर्तित कर देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, CO2 से क्रिया कराएंगे और इसमें जल डालेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 बन जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे से आती है? तो यहाँ होगा सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, H2S का जो होगा वो सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे से आती है। कार्बनिक गैस विषैली और ज्वलनशील होती है। तो H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराते हैं तो पानी और SO2 और सल्फर होता है, प्राप्त होता है। इसका आवर्त सारणी में 16वां क्रमांक है। ठीक है, सल्फर 16 होता है। अब ये देखिए IUPAC नामकरण किया जाता है। आपको पता होगा कि सभी इतने प्रकार के 118 तत्व विज्ञात पाए गए हैं और प्रकार के तत्व हैं, जैसे कि आपका कार्बनिक रसायन तो होता है, उसमें नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक कार्बनिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में कार्बन नहीं होता, जबकि कार्बनिक रसायन में कार्बन होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन से जो तत्व मिलकर बने होते हैं हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है अध्ययन उसका। ठीक है, तो IUPAC नाम जो है कार्बनिक रसायनों को लेकर के किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जहां पर लागू होता है उसे हम IUPAC कहते हैं। ठीक है, तो वो नामकरण के लिए इसका नाम किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है इंटरमीडिएट वगैरह में, एक प्रॉपर चैप्टर है। हाई स्कूल में भी अब तो देने लगे हैं, पहले जब 2010 उसके आसपास था तो हल्का फुल्का छोटा सा एक चैप्टर मिलता था। ठीक है, NH3 को की तुलना में COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को क्या कहा जाता है? क्षारीय कहा जाता है। अमीनो अम्ल को कहा जाता है डैश क्या कहा जाता है? क्षारीय बेसिक, उदासीन न्यूट्रल या अम्लीय एसिड या उभयधर्मी या एम्फोटेरिक एसिड। इसको क्या कहता है? तो अम्लीय एसिड कहा जाता है। देखिए अमीनो अम्ल की तुलना में अधिक जो होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है। COOH को कार्बोक्सी समूह कहते हैं। यहाँ पर देखिए NH2 समूह की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को अम्लीय अमीनो अम्ल कहा जाता है। इनके कार्बनिक यौगिकों में अमीनो या NH2 कार्बोक्सिलिक, देखिए मैंने आपको बताया था दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं। क्षारीय अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक COOH समूहों की अपेक्षा NH2 समूहों की संख्या अधिक होती है, जिसे क्षारीय अमीनो अम्ल कहा जाता है। मतलब अमीनो अम्ल से ज्यादा क्षारीय अमीनो अम्ल कौन होगा? कार्बोक्सिलिक समूह से जो मिला हुआ होगा। ठीक है, बस इसका इतना ही है। बाकी जैसे कि एरोमेटिक, एलिफैटिक और एलिफैटिक, एरोमेटिक और एनिडाइमिक कुछ ऐसे होता है, 3-4 होते हैं। CnH2n+1, CnH2n-2 और CnH2n 3 प्रकार के यौगिक होते हैं। ठीक है, तो आगे उसको हम सर्च करेंगे, जब पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे आपको। वहाँ पे आप थोड़ा ही क्वेश्चन हल करिए, आगे बढ़िए। कार्बनिक यौगिकों एवं उनके अनुप्रयोगों के बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन देयर द एप्लीकेशंस।
62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, ठीक है। मिथेनॉल को हम C2H5OH कहते हैं, ठीक है। OH होता है, ऑल ग्रुप होता है, ब्यूटानॉल होता है, OH एथेनॉल होता है। तो वुड अल्कोहल किसको कहते हैं? तो मेथेनॉल को कहते हैं। मेथेनॉल को हम ठीक है कहते हैं मेथ एथ। इथेनॉल को हम कहते हैं CH3OH और मेथेनॉल को कहते हैं C2H5OH, ठीक है। यही होता है, शायद मेथ पहले होता है, यार भूल गया सब चीजें, देख लीजिएगा, इसमें दोनों में से एक है। मेथनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो वुड अल्कोहल के रूप में, हालांकि अल्कोहल C2H5OH ही होता है, ठीक है। मेथनॉल एक हल्का वाष्पशील रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है और मेथिलिक स्पीड जो होती है CH3OH होती है, ठीक है। तो CH3OH को मेथेनॉल कहते हैं, यही सही है, और एथेनॉल इसको कहते हैं C2H5OH। ये पीने वाला होता है और ये लकड़ी वाला होता है, तो मेथेनॉल जो होगा वो CH3OH होगा, ठीक है, याद आ गया हमें। तो जब से सरल अल्कोहल होता है या जैव ईंधन के उत्पादन में बेहद उपयोगी होता है, तो CH3OH इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें COOH के समूह को बदलने में NH2 समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड। एम्फोटेरिक गलत, बेसिक अमीनो एसिड होता है, ये सही है। और इसका ये अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो के गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनमें CO कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूहों को बदलने में NH2 समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। इसके अंतर्गत अजीनोन, लाइसिन और हिस्टाडीन आते हैं, ठीक है। होम्योपैथी के क्वेश्चन हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, इथेनॉल, इथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और ईथर। तो ये दो का आइडोफार्म होगा। आइडोफार्म एक पीला ठोस और विशेष गंधयुक्त अस्थिर पदार्थ है जो कीटाणुनाशक के रूप में काम होता है। क्लोरोफार्म CaCl3 होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। यह एक रंगहीन और सुगंध तरल पदार्थ होता है। क्लोरोफार्म मूल खोज सैमुअल गुंथरी ने की थी। इसका अनुप्रयोग शल्य क्रिया में निषेधक के रूप में किया जाता है। और इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को बोलते हैं CH3OH, ठीक है। अब इसे शायद एथाइल अल्कोहल बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है। इसका प्रयोग मादक पदार्थों और शराब के रूप में किया जाता है। तो एथिल नहीं होगा, ये C2H5OH होगा, ठीक है। ये स्ट्रीट वाला है, C2H5OH कर लीजिए, इसी में यार कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वो मेथिल है, एथिल है, ठीक है। इसका उपयोग मोटर व हवाई जहाजों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। एथेनॉल बेंडिंग आपको पता होगा, अब तो याद आ गया कि एथेनॉल बेंडिंग जो होता है यही होता है। C2H5OH इज द राइट आंसर होगा। और मेथिलिक स्पीड जो होगा CH3OH होगा, ये फाइनल हो गया, ठीक है। क्योंकि एथेनॉल बेंडिंग से हमें याद आ गया, ब्लेंडिंग से याद आ गया इस चीज को लेकर के। देखिए बहुत चीज मस्तिष्क में ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको अंततः सही चीज बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल क्या हुआ कि ये CH3OH जो कि स्प्रिट वगैरह में पीने योग्य नहीं होता है, इससे बहुत खराब दशा हो जाती है शरीर की, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईथर क्या होता है कि इसका रासायनिक सूत्र CH3OCH3 होता है, ठीक है। ये आपका रंगहीन वाष्पशील है, द्रव होता है, या क्वथनांक इसका 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सामान्य सूत्र ROR होता है और इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द को कम करने में किया जाता है। तो ईथर जो है यही है। एथिलीन ग्लाइकॉल और एंटीफ्रिज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है? उसे कार के रेडिएटर में सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है, या केवल पानी के हिमांक को कम करता है, या केवल पानी के क्वथनांक को करता है। हिमांक का मतलब होता है जिस पर वह जम जाए, क्वथनांक का मतलब होता है जिस पर वह गर्म हो जाए, उबलने लगे, ठीक है। और यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, ठीक है। तो पानी के जमने को कम कर देता है और पानी के गर्म करने को बढ़ा देता है। इसका राइट आंसर यही होगा, इथिल ग्लाइकॉल, ठीक है। इथिल ग्लाइकॉल IPAC नाम में इसे इथेन 1,2 डाइऑल कहते हैं। एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि मोटर गाड़ियों में प्रति हिमकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र OH CH2CH2OH होता है, ठीक है।
इसका मतलब होता है CH2 OH और OH, ठीक है, यही होता है। और एथिल ग्लाइकॉल का एंटी फ्रिज हिमरोधी के रूप में पानी मिलाने पर यह पानी के हिमांक को कम कर देता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। C2H6 इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो देखिए जब 2 कार्बन हो तो उसको कहते हैं मेथ। देखिए एक कार्बन उसको कहते हैं मेथ, 2 कहते हैं एथ, 3 कहते हैं प्रोपेन, 4 कहते हैं ब्यूटेन, 5 कहते हैं पेंटेन, 6 कहते हैं हेक्सेन, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, आप इसको जान लीजिए। तो C2H6 क्या है, ये तो एथेन है, एल्केन ग्रुप का सदस्य है, CnH2n+2 होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था CnH2n-2, CnH2n+2 और CnH2n होता है, ठीक है। तो ये एथेन होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का होता है इसमें सिंगल बांड होते हैं, और एल्कीन का जो होता है डबल बांड होते हैं, और एल्काइन का होता है ट्रिपल बांड होते हैं, ठीक है। तो ये एल्केन का है, जिसमें जो होगा एल्केन एथेन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला जो होती है खुली होती है, जैसे कि दिखाया गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जैसे कि C6H6 होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एरोमेटिक है, इनका जो श्रृंखला होती है वो बद्ध होती है, ठीक है। इसमें ये कंडीशन होते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर बीच में कार्बन लगेगा, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये इसका CnH2n+2 होता है। इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के उदाहरण हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम, जिनमें की कार्बनिक परमाणु की चारों संयुक्ताएं एकल बंध के रूप में संतुष्ट करती हैं, ठीक है, बैलेंसिंग करती हैं। जो कि कार्बन में कार्बन का होता है C6 ना, यहाँ 6 होता है, तो अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए 2 होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसमें पैराफिन हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन परमाणुओं के चारों ओर संयुक्ताएं हाइड्रोजन से एकल बंध के रूप में पूर्णतः संतृप्त होती हैं, संतृप्त नहीं होते हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिनमें बेंजीन वगैरह हो उसे हम असंतृप्त कहेंगे, जबकि इसको संतृप्त कहेंगे। ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सड़सठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइड बांध निर्माण किसके बीच होता है? अमीनो समूहों के बीच में होता है। दो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसके बीच में होता है। अमीनो समूहों और कार्बोक्सिलिक समूहों में होता है। ये सही है। अब आप इसको कब समझेंगे? जब आप जो है कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ा हूं तो मुझको याद है सब चीजें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझे भी नहीं पता होती हैं, मैं इसको क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ जाता हूँ। फिलहाल मैं इसको समझाने का अंततोगत्ता एलिब्रेशन देकर प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो पेप्टाइड बांध जो होता है एक क्षीण प्राकृतिक और रासायनिक बंध होता है। जो पेप्टाइड बंध होता है वो क्षीण और प्राकृतिक तथा रासायनिक बंध होता है, जो प्राय अमीनो समूहों और कार्बोक्सिलिक समूह COOH और अमीनो समूह अमीनो एसिड जो होता है उसके बीच में बना हुआ होता है, ठीक है। पेप्टाइड बंध वास्तव में एमाइड बंध का दूसरा नाम होता है। अमीनो अम्ल अणुओं के पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर बने पेप्टाइड्स कहते हैं। मतलब अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में जो बंध बना होता है उसमें क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। इतना आप जान लीजिए बस। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन का, ठीक है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ होगा आंशिक आसवन। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन, आसवन का मतलब होता है हीट करना और उससे जो भाप के रूप में निकलना, उसे हम आसवन कहते हैं। भंजक आसवन विधि आप पढ़े होंगे। तो प्रयोग किया जाता है आंशिक आसवन या प्रभाजी आसवन विभिन्न क्वथनांक वाले मिश्रित द्रवों को विभिन्न तापों पर आसुत, मतलब उसको हीट करके उसका जो भाप होता है करके उन्हें पृथक किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वही। और इनके द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांकों का बहुत कम अंतर होता है। देखिए मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा यकीन मानिए मैंने बहुत मेहनत की है 11 और 12 में, ठीक है। तो मैं आपको जो भी अगर गाहे बेगाहे भी बताऊंगा तो सही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फार्मिक अम्ल चींटी में मिलता है। एसिटिक अम्ल आपका ये जो होता है आपका सिरके में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका जो होता है ये कहाँ पर मिलता है? टमाटर में मिल जाता है। और साइट्रिक अम्ल जो होता है आपका ये नींबू में मिलता है। तो आंसर आइडिया होगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। फार्मिका तभी को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता है? मतलब जो फ्रिज है वो ठंडा करता है, एंटी फिल्म में फ्रिज को हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, CH3OH, ये एंटी फ्रिज होता है। मिथाइल अल्कोहल CH3OH का प्रयोग एक एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और आंवले में जो होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मौजूद मुख्यतः एसिड होता है। टमाटर में विटामिन सी का स्रोत होता है, परंतु पकाने पर विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने योग्य होगा तो एथेन कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन तो होता है यार, एसिटिलीन और ईथेन हाइड्रोजन। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस है तो हाइड्रा का था ना, हाइड्रा ले आइए देख लेते हैं, शायद ये भी हो सकता है, मैं भूल रहा हूँ, हो सकता है कि हो जाए, देखते हैं क्या है। ए सही है तो एसिटिलीन होगा, ठीक है, ये गलत है। एथिलीन तो अभी तक पढ़ा था, एसिटिलीन कहाँ से आ गया है? फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो एथिलीन और एसिटिलीन भी आप कह सकते हैं फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी की प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाती है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, जो कार्बोनेट लेके आओ, उसमें एसिटिलीन पाया जाता है, जिनमें फल पकता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन्स है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि एथिलीन जो आप कह रहे हो, एथिलीन एक पादप हार्मोन्स है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार माना गया है। मतलब एथिलीन जो है और अच्छा है, लेकिन एसिटिलीन अगर हो तो एसिटिलीन भी सही माना जाएगा, ठीक है, लेकिन एसिटिलीन से सुरक्षा एथिलीन होता है। तो वहाँ आप एथिलीन देखिए या एसिटिलीन देखिए, जहां पर दोनों ऑप्शन है तो वहाँ एथिलीन मारिएगा, जहां सिंगल एक ऑप्शन है इसमें आया तो एसिटिलीन मार दीजिएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व का बना होता है? तो सिलिकॉन का, लोहे का, भाई गलत बात है, तांबे का, ये भी गलत बात है, इसका भी गलत। तो ये है कि कार्बन का होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अप्रूप होता है। ग्रेफाइट विद्युत एक का उत्तम सुचालक होता है और यह अधातु की एक श्रेणी में आता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की नोक, लीड बनाने में और घड़ी की कमानी बनाने में किया जाता है। नाप के रिएक्टर में मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरे तथा ग्रेफाइट समान है विद्युत चालकता में, क्रिस्टल की संरचना में, घनत्व में या परमाणु भार में? तो परमाणु भार में जो है समान है, ठीक है। हीरे तथा ग्रेफाइट दोनों के कार्बन के अपरूप हैं और परमाणु भार में समान ही होंगे, सही बात है। 76 नंबर इसके सिरके, हालांकि क्रिस्टलीय संरचना तथा घनत्व इनके भिन्न भिन्न है, इसमें भी देख लीजिएगा। क्रिस्टलीय संरचना और घनत्व इसके भिन्न भिन्न है, लेकिन इसके जो परमाणु भार हैं, जैसे C612 या ऊपर वाला 12 क्या है परमाणु भार है, तो ये अलग अलग होगा, ठीक है। सिरके के निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, CH3COOH। भोजन के रूप में प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। तो कल हमारा जो होगा वो ईंधन होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैं सोच रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी खींचूं, क्योंकि मुझे अभी बायोलॉजी पढ़ाना है आपको और आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर भी आप इसका रिवीजन करते रहिए, कोई भी क्वेरीज होगी तो आप बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नमस्कार।